नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं बीना, जो आपको साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी परीक्षा आयोजित कराने को दी मंजूरी। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया कदम। प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन, सतत विकास और अन्य मुद्दों पर अपने विचार किए साझा। विश्व बैंक के कार्यक्रम में वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बताया जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरतपुर में भाजपा के बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, गहलोत सरकार तुष्टीकरण में लगी। राज्य में भाजपा की सरकार बनने का जताया भरोसा। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की नीयत पर उठाए सवाल। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, अब तक की जांच से यही पता चलता है कि शराब घोटाले के सरगना हैं अरविंद केजरीवाल। जैसे ही सीबीआई ने केजरीवाल को किया तलब, वो डर से लगे कांपने। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के बिरसिंहपुर गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली गर्रा नदी में गिरी, 15 लोगों की मौत, 11 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, घायलों को 50,000 रुपए। यूपी सरकार ने भी राहत राशि देने की घोषणा। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में एक बस गिरी खाई में, 13 लोगों की मौत, 25 से अधिक घायल। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, घायलों को 50,000 रुपए। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात कर राहत और बचाव अभियान का लिया जायजा। जापान के वाकायामा में प्रधानमंत्री किशिदा के भाषण के दौरान हुआ धमाका, बाल बाल बचे पीएम फुमियो किशिदा। पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में हुई हिंसा की निंदा। कहा, भारत हिंसा के सभी कृत्यों की करता है निंदा। और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल परीक्षा आयोजित कराने को मंजूरी दे दी है। ये ऐतिहासिक निर्णय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा प्रश्न पत्र असमिया, बंगाली, गुजराती और मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषा में तैयार किया जाएगा। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा में परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जिससे उनकी चयन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग कई भारतीय भाषाओं में परीक्षा के संचालन की सुविधा के लिए मौजूदा समझौता ज्ञापन से संबंधित एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर करेंगे। कांस्टेबल कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ये प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जिसमें देश भर से लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से होगा। इस निर्णय के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें स्थानीय युवाओं को अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने के इस अवसर का उपयोग करने और देश की सेवा में करियर बनाने के लिए बड़ी संख्या में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय
क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग और विकास के प्रोत्साहन के लिए कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व बैंक के कार्यक्रम को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन, सतत विकास और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल से नहीं किया जा सकता, इसे हर घर में खाने की टेबल पर लड़ना होगा। जब कोई विचार चर्चा टेबल से खाने की टेबल पर जाता है तो वो एक जन आंदोलन बन जाता है। हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज शीर्षक वाली लाइव पहल पर पीएम मोदी ने कहा कि विश्व बैंक की ये पहल मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस पहल को पूरे विश्व में स्वीकृति मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। मैंने 2015 में UNGA बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत पर बात की थी, तब से आज तक बहुत प्रगति हुई है। पीएम ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक संस्थानों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के भरतपुर में बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में देश के चप्पे चप्पे पर भाजपा का निशान, भाजपा का झंडा, भाजपा की विचारधारा को पहुंचाने का काम किया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी यात्रा की, देश भर में पैदल चले, लेकिन इतनी बड़ी यात्रा के बाद भी वो देश की जनता के दिल में अपनी जगह नहीं बना सके। नतीजा कि कांग्रेस के गढ़ जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का पूरा सफाया हो गया। उन्होंने कहा कि कभी भाजपा पर कटाक्ष करने वाली कांग्रेस पार्टी आज संसद में विपक्ष के पद के लिए भी दावेदार नहीं है। देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति मामले में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि शराब नीति के लिए बैठकें और निर्णय इनकी अध्यक्षता में किए गए। आपने केजरीवाल की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे में केजरीवाल जनता को बताएं कि आपने शराब नीति वापस क्यों ली। गौरव भाटिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमेशा ईमानदारी का नाटक करने वाले केजरीवाल का सच जनता के सामने आ गया है। गौरव भाटिया ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप में 1-2 नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज आपका सच जनता के सामने है और सिसोदिया इतने भोले बनते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इनके पास 4 मोबाइल फोन थे। जब जांच अधिकारियों ने जांच के लिए फोन मांगा तो 1 दे दिया, बाकी 3 नष्ट कर दिए। और अब अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात करने वाले भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री जेल गए और वो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने 2018 में अदालत से लिखित रूप में माफी मांगी थी। जो आज वो कहते हैं कि गांधी माफी नहीं मांगते, उस समय उन्होंने मांगी थी। राहुल गांधी ने तो मांगी ही थी, पंडित नेहरू ने भी नाभा जेल में रहते हुए माफी मांगी थी। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के ऊना में आयोजित नेत्र शिविर में भाग लिया। उन्होंने कहा कि देश और हिमाचल में भी आर्य समाज और DAV संस्थान ने समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। नेत्र शिविर के आयोजन से ऊना में स्थानीय लोगों को बहुत लाभ होगा।
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान विजेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपराधियों की भाषा बोल रहे हैं। केजरीवाल यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद की तरह ही बातें कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना 31 अक्टूबर 2015 को सरदार पटेल के जन्मदिन पर की थी। सरदार पटेल ने 560 से अधिक रजवाड़ों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया था। जम्मू कश्मीर छूट गया था, उसे मोदी जी ने भारत का हिस्सा बनाया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुग्राम के MDI यानी प्रबंधन विकास संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान करने के बाद उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में MDI का महत्वपूर्ण योगदान है। दिलचस्प बात यह है कि यहां पढ़ने वाले छात्रों में 65% छात्राएं हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां पर नदी से जल लेने जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली 30 फीट नीचे नदी में गिर गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। घटना थाना तिलहर क्षेत्र के सुनूरा गांव के रहने वालों के साथ घटी है। ये लोग थाना तिलहर क्षेत्र के गर्रा पुल पर पहुंचे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली पुल से नीचे गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में कई बच्चे, महिलाएं और पुरुष सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख एवं गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुए इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के नदी में गिरने से हुई दुर्घटना अत्यंत आहत करने वाली है। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। शाहजहांपुर में हुई इस त्रासदी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव में पूरी तत्परता से जुटा है। पीड़ितों की हर संभव सहायता की जा रही है। महाराष्ट्र में आज पुराने पुणे मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोपोली तालुका में शिंगरोबा मंदिर के पीछे घाट पर आज एक निजी यात्री बस के खाई में गिरने से हुए हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, वहीं 28 लोग घायल हुए हैं। फडणवीस ने कहा कि घायलों में से 18 लोगों का नवी मुंबई के MGM अस्पताल में, 10 लोगों का खोपोली नगर पालिका अस्पताल में और एक घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बस में 41 लोग सवार थे। दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मुंबई के गोरेगांव के एक पारंपरिक संगीत वादक ग्रुप के सदस्य इस निजी बस में पुणे से मुंबई के लिए रवाना हुए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रायगढ़ के खोपोली इलाके में स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए बस हादसे में लोगों की मौत बेहद दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ बस दुर्घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस दुर्घटना से आहत हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के साथ मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार
प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि रायगढ़ बस दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 की सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ सड़क हादसे पर दुख जताया है। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ सड़क हादसा दुखद है। इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात हुई है। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में लगा हुआ है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है और 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब आज थाना क्षेत्र इकौना में एक इनोवा गाड़ी पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर गाड़ी को JCB से बाहर निकाला। गाड़ी में 14 लोग सवार थे। ये लोग लुधियाने से आए थे। 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 8 लोगों को बहराइच रेफर किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आगामी चुनाव के लिए शिवगांव विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। 18 सीट से पूर्व डिप्टी CM लक्ष्मण सावदी को टिकट मिला है, तो वहीं कोलार सीट से कोथूर जी मंजुनाथ को टिकट दिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि साल में करीब 50-60 लाख श्रद्धालु खाटू श्याम जी जाते हैं। जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर और श्रद्धा के स्थान हैं, उनको जोड़ने की योजना रेलवे ने बनाई है। खाटू श्याम रेलवे के नेटवर्क से जुड़ सके, इसकी व्यवस्था की गई है। हाल ही में इसके सर्वे को अनुमति मिली है। जल्दी ही सर्वे पूरा कर काम शुरू करेंगे। पूर्वी कमान के GOC INC लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने कहा है कि उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति बिल्कुल स्थिर है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार सीमा पर सभी स्थितियों पर सशस्त्र बलों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अग्निवीर योजना पर उन्होंने कहा कि पहले जत्थे को प्रशिक्षित किया जा चुका है। साथ ही साथ हमारा प्रयास है कि नौजवानों को देश सेवा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तैराकी में कई कीर्तिमान स्थापित करने के बाद ग्वालियर के पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह दिव्यांग जनों की समानता और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैरा स्पोर्ट्स विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकता है, जिससे समाज देश के लिए अधिक समावेशी बन सकता है। उन्होंने कन्याकुमारी से केलो यात्रा शुरू की और कल रात मदुरई पहुंचे। मौसम विभाग की एक वैज्ञानिक सोमा सेन राय के अनुसार देश में एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसका काफी असर रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। मैदानी इलाकों में भी 18 से 19 तारीख तक बारिश हो सकती है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कुछ दिन गर्मी पड़ेगी, लेकिन जल्दी ही मौसम में दोबारा बदलाव आ जाएगा। आज बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख की शुरुआत हो गई है। पोइला बैसाख के अवसर पर राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोले गए। राज्यपाल CB आनंद बोस ने NCC वॉक, साइकिल वॉरियर्स और हेरिटेज वॉक को झंडी दिखाई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बंगाल अपना गौरव पुनः प्राप्त करेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने उदयपुर में बंगाली नववर्ष के अवसर पर त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की।
केरल में कृषि उत्सव विशु आज पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये उत्सव केरल में नए साल के आगमन का प्रतीक है। दिन की शुरुआत विशुकन्नी के अनुष्ठान से हुई, जिसमें मौसमी फल, सब्जियां, पीले फूल, चावल, सोना, कपड़े, सिक्के और पवित्र ग्रंथों को एक थाल में रखकर देवता के सामने पेश किया जाता है और इसी प्रथा से भगवान के पहले दर्शन होते हैं। राज्य के सभी मंदिरों में सुबह सुबह अनुष्ठान आयोजित किए गए। सबरीमाला मंदिर में विशु पूजा की गई। सौराष्ट्र तमिल संगमम का पहला जत्था चेन्नई आ गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि और भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने जत्थे का स्वागत किया और बधाई दी और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुखद सौराष्ट्र यात्रा की कामना भी की। सौराष्ट्र तमिल संगमम पहल का उद्देश्य तमिलनाडु में रहने वाले सौराष्ट्र समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। ये तमिलनाडु में सौराष्ट्रियों को गुजरात में अपने भाइयों के साथ जुड़ने और उनकी साझा परंपराओं और मूल्यों का जश्न मनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सौराष्ट्र तमिल संगम 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। तो एक बार जब आप सौराष्ट्र तमिल संगमम का थीम गीत सुन लेंगे तो आप इसे भूल नहीं पाएंगे। पेश है आपके लिए ये मधुर गीत। வணக்கம் சொல்றோம் அனைவருக்கும் பாரதம் எங்குமே ஆனந்தமே வணக்கம் சொல்றோம் அனைவருக்கும் பாரதம் எங்குமே ஆனந்தமே ஈதே சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கமம் இதுவே சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கமம் ஈதே சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கமம் இதுவே சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கமம் ஈதே சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கமம் இதுவே சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கமம் और आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो आज एक धमाके में बाल बच गए। खबरों के मुताबिक ये धमाका तब हुआ जब प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो भाषण दे रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हरकत में आकर प्रधानमंत्री किशिदा को सुरक्षित निकाल लिया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। किशिदा सुबह वाकायामा प्रांत में सैकाजाकी बंदरगाह के दौरे पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जापान में हुई हिंसा की निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की वाकायामा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक हिंसक घटना के बारे में पता चला, जहां मेरे मित्र पीएम किशिदा मौजूद थे। खबर मिली है कि वो सकुशल हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। भारत हिंसा के सभी कृत्यों की निंदा करता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।